छात्रों, आज हम हिंदी कालंश में पाठ 10 झांसी की रानी इस कविता की पुनरावृत्ति करेंगे। कविता की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको कविता का भावार्थ बताऊंगी और पीरियोडिक टेस्ट सेकंड में किस तरह के प्रश्न की रचना होगी, प्रश्न का प्रारूप किस तरह से होगा, यह मैं आपको बताने वाली हूँ। इसलिए यह वीडियो आप अच्छे से ध्यान से देखिए और सुनिए। तो सबसे पहले हम कविता का भावार्थ देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा दिखाए गए अदम्य शौर्य का उल्लेख किया है। प्रस्तुत कविता में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान इन्होंने सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा दिखाए गए अद्भुत शौर्य का वर्णन किया है। उस युद्ध में लक्ष्मीबाई ने अपने युद्ध कौशल और साहस का परिचय देकर बड़े बड़े वीर योद्धाओं को भी हैरान कर दिया था। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई ने अपने युद्ध कौशल और साहस का परिचय देकर बड़े बड़े वीर योद्धाओं को भी उन्होंने हैरान कर दिया था। एक महिला होने के बावजूद भी वे वीर पुरुषों की भांति लड़ती थी और उनकी वीरता और पराक्रम से उनके दुश्मन जो थे वे भी प्रभावित होते थे। उन्हें बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और शिकार करने का शौक था। जिस तरह से हम बचपन में गुड़ियों से खेला करते थे, घर घर खेलते थे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई इनको बचपन से तलवारबाजी करना, घुड़सवारी करना और शिकार करने जैसे उनका शौक थे। कानपुर के नाना साहब बचपन में ही रानी लक्ष्मीबाई की अलौकिक प्रतिभा से प्रभावित थे। वे उन्हें अपनी मुंह बोली बहन मानते थे। कानपुर के नाना साहब बचपन में ही रानी लक्ष्मीबाई की अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित थे। वे उन्हें अपनी मुंह बोली बहन मानते थे। नाना साहब उन्हें युद्ध विद्या की शिक्षा भी दिया करते थे। लक्ष्मीबाई युद्ध विद्या में पारंगत थी। बचपन के ही साथ बचपन में रानी लक्ष्मीबाई नाना के साथ ही खेलती थी, पढ़ती थी और नाना साहब ने भी उन्हें युद्ध विद्या की शिक्षा दी थी और लक्ष्मीबाई भी युद्ध विद्या में पारंगत थी, यानी कि तरबेज थी। फिर विवाह के कुछ ही दिन बाद उनके पति गंगाधर राव की असमय मृत्यु हुई। फिर रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव इनके साथ हुआ था, लेकिन विवाह के कुछ ही दिन बाद उनके पति की असमय मृत्यु हुई। उनकी कोई संतान न देखकर अंग्रेज अधिकारी डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत झांसी पर अधिकार के लिए अपनी फौज भेज दी। असमय इनके रानी लक्ष्मी के पति जो कि गंगाधर राव, इनकी असमय मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु होने के बाद फिर उनकी कोई संतान नहीं थी और इसीलिए अंग्रेज अधिकारी डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत, यानी राज्य हड़प नीति के अनुसार झांसी पर अधिकार के लिए, यानी कि कब्जा करने के लिए फिर उसने अपनी फौज भेज दी। अंग्रेज जो व्यापार करने भारत आए थे, धीरे धीरे उन्होंने देश के कई हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया और यही अंग्रेज जो कि 150 साल तक हमारे देश पर राज कर चुके थे, वे सिर्फ व्यापार करने के इरादे से भारत आए थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे देश के कई हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया था। राजवंशों से लेकर साधारण जनता तक अंग्रेजों के विरुद्ध रोष था और इसी वजह से राजा महाराजों से लेकर जो आम जनता यानी साधारण लोग हैं, उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह यानी कि रोष निर्माण होने लगा। परिणाम यह हुआ कि एक साथ देश के कई हिस्सों में क्रांति की आग भड़क उठी और इसका नतीजा यह हुआ कि देश के कई हिस्सों में एक साथ क्रांति की आग भड़क उठ गई।
झांसी में क्रांति की बागडोर रानी लक्ष्मीबाई के हाथों में थी और झांसी राज्य में क्रांति की बागडोर है वह रानी लक्ष्मीबाई के हाथों में थी। युद्ध क्षेत्र में पुरुषों के बीच वह किसी वीर पुरुष की ही भांति लड़ी और युद्ध क्षेत्र में पुरुषों के बीच एक महिला होने के बावजूद भी रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुष की तरह लड़ती रहती थी। लेफ्टिनेंट वॉकर को उन्होंने परास्त किया और 100 मील की दूरी पार कर कालपी पहुंचे। लक्ष्मीबाई खुद को कभी उन्होंने कमजोर नहीं माना था। वीर पुरुष जिस तरह से युद्ध भूमि में लड़ते हैं वैसे महिला होने के बावजूद भी पुरुषों के बीच वह वीर पुरुषों की भांति लड़ती थी और फिर उन्होंने लेफ्टिनेंट वॉकर को भी पराजित किया था और 100 मील की दूरी पार कर कालपी पहुंच गई थी। उनके घोड़े की थकावट के कारण गिरकर मृत्यु हुई। फिर कालपी पहुंचने के बाद उनका जो घोड़ा था वह थकावट के कारण जमीन पर गिरकर उसकी मृत्यु हुई। यमुना किनारे पुनः रानी ने अंग्रेजों को हराया और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज फिर से अपनी सेना लेकर आ धमके। यमुना किनारे पुनः रानी ने अंग्रेजों को हराया, पराजित किया और ग्वालियर पर अधिकार प्राप्त कर लिया। अंग्रेज फिर से अपनी सेना लेकर आ धमके थे। इस बार रानी ने अपनी सखियों काना और मंदरा के साथ मिलकर भारी मार काट मचाई। रानी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते आगे बढ़ती ही जा रही थी और इस बार उसने अपनी सहेलियां यानी काना और मंदरा के साथ मिलकर अंग्रेजों से संघर्ष किया और जनरल स्मिथ को परास्त किया। डटकर अंग्रेजों से मुकाबला करती रही और जनरल स्मिथ को रानी लक्ष्मीबाई ने पराजित किया। लेकिन तभी ह्यूरोज ने पीछे से आकर उन्हें घेर लिया। रानी युद्ध भूमि में अपनी वीरता के नमूने दिखाई दे रही थी, यानी कि अंग्रेज सैनिकों को वह परास्त करती ही जा रही थी। उन्होंने जनरल स्मिथ को भी परास्त किया था, लेकिन तभी पीछे से ह्यूरोज आकर फिर रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने घेर लिया। रानी फिर भी वहां से निकलने में सफल हो गई, लेकिन रास्ते में मिले एक नाले को पार करने में उनका नया घोड़ा हिचकने लगा। हीरोज ने पीछे से आकर रानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया और रानी फिर भी वहां से उनके चंगुल से बाहर निकलने में सफल हो गई थी, लेकिन रास्ते में मिले एक नाले को पार करने में उनका जो नया घोड़ा था वह हिचकने लगा और उसी समय पीछे से आ रहे अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। अकेली रानी कब तक उनका मुकाबला करती? वह घायल होकर गिर पड़ी और वीर गति को प्राप्त कर गई। अकेली रानी युद्ध क्षेत्र में कब तक मुकाबला करती थी अंग्रेज सैनिकों का? फिर वह घायल होकर गिर पड़ी और वीर गति को प्राप्त कर गई, यानी उनको वीर गति मिल गई। उनकी उम्र उस समय मात्र 23 वर्ष की थी। जिस समय रानी को वीर गति प्राप्त हुई उस समय उनकी उम्र सिर्फ 23 वर्ष की थी। उनका यह जो बलिदान है वह देश के इतिहास में अमर है। तो बच्चों, अब हम प्रश्न का प्रारूप यानी कि प्रश्न की रचना किस तरह से होगी यह देखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, अंग्रेज किस इरादे से भारत आए थे? तो यहाँ पर विकल्प दिए हैं, व्यापार करने के, युद्ध करने के या सोना बेचने के। तो हमने अभी भावार्थ में देखा, कविता में भी देखा कि अंग्रेज व्यापार करने के इरादे से भारत आए थे। तो हम इस सही विकल्प को चुनेंगे। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था? बाजीराव पेशवा, गंगाधर राव, नाना धुंधु पंत। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर सही विकल्प है
रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम गंगाधर राव था। तो हम इस सही विकल्प को यानी इस दूसरा विकल्प को चुनेंगे। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, मुंह की खाना, इस मुहावरे के लिए सही अर्थ का विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर 3 विकल्प दिए हैं, विजयी होना, हार जाना, छीन लेना। तो मुंह की खाना इस मुहावरे का अर्थ है हार जाना। तो हम यहाँ पर सही विकल्प है उसे चुनेंगे यानी कि हार जाना। प्रश्न चौथा देखिए, लक्ष्मीबाई की सहेली थी। यहाँ पर विकल्प है बर्छी ढाल, कृपान कटारी और तीसरा है उपयुक्त सभी। तो बच्चों हमने देखा कि लक्ष्मीबाई की सहेली थी यानी बचपन से वह बर्छी ढाल कृपान कटारी इन सभी से वो खेला करती थी। तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, इसमें जो सही विकल्प है उसे हम चुनेंगे यानी बर्छी भी ढाल कृपान कटारी यह सभी सहेलियाँ थी लक्ष्मीबाई की। तो यहाँ पर हम उपयुक्त सभी यह विकल्प को चुनेंगे क्योंकि उपयुक्त जो भी विकल्प है वो सभी विकल्प में जो बर्छी ढाल कृपान कटारी यह सब क्या है लक्ष्मीबाई की सहेली थी। तो यहाँ पर हम तीसरे विकल्प यानी कि उपयुक्त सभी यह इस विकल्प को चुनेंगे। यहाँ पर प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत पहचानिए। रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में गुड़ियों से खेलना पसंद था। तो यह हमें सही है या गलत है चुनना है। तो यह क्या है, गलत आंसर है। तो हम गलत को चुनेंगे क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में गुड़ियों से खेलना पसंद नहीं था। तो उनको शिकार करना, तलवारबाजी करना, दुर्ग तोड़ना इस तरह से खेल खेलना उनको पसंद था। तो यहाँ पर यह जो प्रश्न है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में गुड़ियों से खेलना पसंद था, तो यह क्या है, गलत विधान है। यहाँ पर दूसरा है, कानपुर के नाना रानी लक्ष्मीबाई को मुंह बोली बहन मानते थे। सही है या गलत हमें चुनना है। तो यह विधान क्या है, सही है क्योंकि कानपुर के नाना रानी लक्ष्मीबाई को मुंह बोली बहन मानते थे। तो बच्चों इस तरह का प्रश्न का प्रारूप यानी प्रश्न की रचना आपको परीक्षा में होगी। तो मुझे आशा है इस वीडियो में जो मैंने कविता का भावार्थ बताया और प्रश्न का प्रारूप बताया यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।